सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। स्नातक द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम कई दिनों से हिंदी भाषा परिवार पर चर्चा कर रहे थे। 5 उपभाषाएं और इन उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली 17 बोलियां मिलकर हमारा हिंदी भाषा परिवार बनाती है। और इन 5 उपभाषाओं में से हम राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, इन 3 उपभाषाओं और इन उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली 12 बोलियों के संबंध में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम हिंदी भाषा परिवार की शेष रही 2 उपभाषाएं बिहारी और पहाड़ी तथा इनके अंतर्गत आने वाली बोलियों के संबंध में संक्षेप में चर्चा करेंगे और इसी के साथ हमारे हिंदी भाषा परिवार के इस टॉपिक को आज समाप्त करेंगे। संक्षेप में चर्चा विद्यार्थियों इसलिए क्योंकि बिहारी और पहाड़ी उपभाषाएं ना तो साहित्यिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और ना ही परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा की दृष्टि से इन दोनों उपभाषाओं को लेकर कोई निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाने की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। अति लघुतरात्मक या लघुतरात्मक प्रश्न इन बोलियों के क्षेत्र को लेकर या सामान्य जानकारी को लेकर पूछा जा सकता है। और चूंकि ये हमारे हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, इसलिए एक सामान्य जानकारी तो हमें इन उपभाषाओं की भी होनी ही चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं हम आज की हमारी कक्षा बिहारी उपभाषा वर्ग के साथ। बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। विद्यार्थियों, इन तीनों बोलियों में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मैथिली, जिसमें हमें साहित्यिक रचनाएं भी प्राप्त होती है। मगही और भोजपुरी की अगर हम बात करें तो इसमें हमें कोई साहित्यिक रचनाएं प्राप्त नहीं होती है। हालांकि लोक साहित्य मगही और भोजपुरी में हमें प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। इन बोलियों का उद्भव मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। यह उपभाषा वर्ग इकार बहुला है। इससे पूर्व में जब हमने पश्चिमी हिंदी पर चर्चा की थी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली 5 बोलियां, जिसमें से जो हमारी खड़ी बोली और हरियाणवी है वो आकार बहुला भाषाएं हैं और शेष ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी ओकार बहुला भाषाएं हैं। उसके पश्चात जब पूर्वी हिंदी पर हमने चर्चा की तो पूर्वी हिंदी की तीनों ही बोलियां अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी उकार बहुला है। और बिहारी की हम बात करें तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां इकार बहुला है। तो यदि इन तीनों उपभाषाओं के अंतर को लेकर या तुलना को लेकर कोई संक्षेप में अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाता है तो एक पंक्ति में उत्तर हमें यही देना होगा कि हमारी जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं वो आकार बहुला और ओकार बहुला है, पूर्वी हिंदी की बोलियां उकार बहुला है और बिहारी उपभाषा वर्ग की बोलियां इकार बहुला है। मैथिली बिहारी उपभाषा वर्ग की तीनों बोलियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली मैथिली ही है। बिहार प्रदेश में जो गंगा नदी के ऊपर का क्षेत्र है वह मिथिला कहलाता है और इसी कारण इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वह मैथिली कहलाई। क्षेत्र की अगर हम बात करें मैथिली बोली के तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर आदि जिलों तक इस बोली का क्षेत्र विस्तृत है। हालांकि हम किसी भी भाषा या बोली के क्षेत्र को पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यह मोटा मोटी तौर पर ही हम किसी भाषा या बोली का क्षेत्र बताया जा सकता है। अब हम मैथिली की साहित्यिक कृतियों की अगर बात करें तो जो आदिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं विद्यापति, हम सभी इनके नाम से परिचित हैं। ये मैथिली के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति आदिकाल के अंतिम कड़ी के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने अनेक भाषाओं में रचनाएं की है, संस्कृत, अपभ्रंश, मैथिली। अपभ्रंश में इन्होंने कीर्ति लता, कीर्ति पताका जैसी काव्य कृतियों की रचना की है और मैथिली में इन्होंने विद्यापति पदावली की रचना की है और इसी आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि से विभूषित किया गया। आदिकाल में गद्य रचनाएं हालांकि बहुत कम मात्रा में लिखी गई है, किंतु हमें 3 गद्य रचनाएं आदिकाल की उपलब्ध होती है, राउलवेल, वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसमें से जो वर्ण रत्नाकर है, जिसके रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, वह वर्ण रत्नाकर भी मैथिली हिंदी में रचित है। आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो नागार्जुन के नाम से भी हम सभी परिचित हैं, जो
उपन्यासकार के रूप में चर्चित रहे हैं और उपन्यासकार के अतिरिक्त वह प्रगतिवादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो नागार्जुन ने भी मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा है। अब बात करें हम मगही की, तो मगही मागधी का ही अपभ्रंश है। मगही का अर्थ हुआ मगध की बोली। क्षेत्र इसका गया, पटना, हजारीबाग, मुंगेर, सारण, भागलपुर आदि जिलों तक विस्तृत है। भोजपुरी राजा भोज के द्वारा बसाए गए भोजपुर नगर के नाम पर भोजपुरी बोली का नामकरण हुआ है। महत्ता की दृष्टि से बिहारी उपभाषा वर्ग में भोजपुरी दूसरा स्थान रखती है, प्रथम स्थान मैथिली का है। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो बनारस, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, चंपारण, सारण, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ आदि जिलों तक भोजपुरी का क्षेत्र विस्तृत है। हिंदी सिनेमा में जो भी पूर्बिया पात्र लिए जाते हैं उन पूर्बिया पात्रों की बोली प्रायः भोजपुरी ही रहती है। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा परिवार की अंतिम उपभाषा वर्ग पहाड़ी के। तो पहाड़ी भाषाओं के उद्भव को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिक खस अपभ्रंश से इसकी उत्पत्ति बताते हैं, तो कुछ पहाड़ी भाषाओं का उद्भव शोरसैनी अपभ्रंश से मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने भाषाओं का जो सर्वेक्षण किया था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से, उसमें उन्होंने पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में विभाजित किया है, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। किंतु कालांतर में जो अन्य भाषा वैज्ञानिक हुए उन्होंने पूर्वी पहाड़ी को पहाड़ी हिंदी में स्थान नहीं दिया है, केवल पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी को ही पहाड़ी हिंदी में शामिल किया है। वर्तमान पहाड़ी भाषाएं राजस्थानी से बहुत मिलती हैं। पश्चिमी पहाड़ी, पहाड़ी की पश्चिमी बोलियों के समूह का नाम पश्चिमी पहाड़ी है। इसे नेपाली के नाम से भी जाना जाता है। इसके क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के भद्रवाह, चंबा, मंडी, शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली आदि जिलों में यह बोली जाती है। उपबोलियाँ इसकी जौनसारी, सिरमौरी, बघाटी, चमेयाली, क्योंठली आदि इसकी उपबोलियां हैं। उपबोलियों को लेकर विद्यार्थियों प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, जहां एक उपबोली या 2-3 उपबोलियों का नाम देकर यह पूछा जाता है कि ये उपबोलियां किस बोली के अंतर्गत आती हैं। तो यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से याद रखने का तथ्य है। पश्चिमी पहाड़ी के लिए मुख्य रूप से टाकरी, उर्दू और नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। पहले टाकरी लिपि में ही पश्चिमी पहाड़ी की जो बोलियां हैं वो लिखी जाती थी, किंतु वर्तमान में नागरी लिपि में ही ये लिखी जा रही हैं। अब बात करें हम मध्यवर्ती पहाड़ी की, तो इसे केंद्रीय पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 बोलियां आती है, कुमायूनी और गढ़वाली। ये दोनों ही बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उत्तरांचल का कुमायूं क्षेत्र, जिसे संस्कृत में कुर्मांचल कहा जाता है, इस कुमायूं क्षेत्र के नाम पर ही इस बोली का नाम कुमायूनी पड़ा और इसका क्षेत्र अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली आदि जिलों तक विस्तृत है। कुमायूनी में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलता है। हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये जो उपभाषाएं हैं बिहारी या पहाड़ी, तो इसमें जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो हमें केवल मैथिली में ही देखने को मिलती है, बाकी सभी में हमें साहित्यिक रचनाएं नहीं मिलती, अपितु लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। तो गुमानी पंत, चिंतामणि जोशी, शिवदत्त सती ये सभी कुमायूनी के प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। अब मध्य पहाड़ी की हम दूसरी महत्वपूर्ण बोली की बात करें तो वह है गढ़वाली और इसका क्षेत्र प्रमुख रूप से गढ़वाल प्रदेश है। तो जो केदारखंड या उत्तराखंड है, यही क्षेत्र बहुत से गढ़ों के कारण मध्य युग में गढ़वाल कहा जाता था। और गढ़वाली के हम क्षेत्र की बात करें तो उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, टेहरी, गढ़वाल आदि क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। गढ़वाली में भी साहित्य का अभाव है, किंतु लोक साहित्य प्रचुर है और जिसमें रमोला उल्लेखनीय है। यह रमोला भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से याद रखने योग्य तथ्य है कि अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रमोला किस बोली में उल्लेखनीय है या किस बोली के प्रसिद्ध है, तो जिसका उत्तर होगा गढ़वाली। तो विद्यार्थियों, यहाँ हमारा हिंदी भाषा परिवार के अंतर्गत आने वाली 5 उपभाषाएं और इन उपभाषाओं के अंतर्गत आने वाली 17 बोलियों पर हमने चर्चा कर ली है
और हमारा हिंदी भाषा परिवार यहाँ पूर्ण होता है। अब हम हमारी अगली कक्षा में किसी नए बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।